हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी क्लास और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एमपीटीटी और सीटेट के परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के वर्ण और व्यंजन की इकाई की। जी हाँ, जिसमें हम वर्ण और व्यंजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं वर्ण के ऊपर, जिसमें हमने स्वरों के बारे में, स्वर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिचय देखा है कि स्वर क्या होते हैं, कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर के प्रकार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके पहले सीडीपी, बाल विकास की, गणित की, मैथ्स की, उसकी भी क्लास ला चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं की है तो वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम दाम में। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने के बाद पूरी कोर्स जो है, एमपीटीटी का कोर्स हो या फिर आपका डीएलएड का कोर्स हो या फिर आपका सीटेट का कोर्स हो, ये कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसमें आपको भाई एक ही बार फीस देनी होती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है, वीडियो लेक्चर्स मिलता है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी का जो लोग देर से जुड़े हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहला काम यही है कि भाई जैसे आप जुड़ते हैं सबसे पहले शेयर कर दिया करो। ठीक है, लिंक को शेयर कर दिया करो और स्ट्रीम को लाइक कर दिया करो, वीडियो है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे हैं सीधा टॉपिक पर, हमारा व्यंजन। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन। तो व्यंजन होता क्या है? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो अनार का, आम का होता है इसको स्वर बोल देते हैं, और जो कखा कखा होता है उसको व्यंजन बोल देते हैं। इतना तो बचपन में सभी जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो बात हुई स्वर और व्यंजन की। तो जिनको स्वर की सहायता से बोलते हैं, याद रखिएगा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब जो सिर्फ अकेले बोले जाते हैं उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और जो स्वर की सहायता से, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप क बोल के देखिए, क, जब आपने क बोला तो लास्ट में क, लास्ट में अ आया कि नहीं? लास्ट में अ आता है। जब आप क बोलते हैं तो लास्ट में अ आता है। आप जैसे ग बोलते हैं तब भी लास्ट में भाई अ आता है। इस बात को ध्यान रखिए, अ स्वर है तो इस ग को हमने इस अ की सहायता से बोला, यानी कि इस व्यंजन को हमने स्वर्ण की सहायता से बोला, स्वर की सहायता से इस वर्ण को स्वर की सहायता से बोला, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? व्यंजन। जैसे अब कोई बोलेगा सर ल, कोई बोलेगा न, कोई बोलेगा प, कोई बोलेगा फ, कोई छ, जो भी बोल लो भाई, सबके अंतिम में स्वर आना ही आना है। तो डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है कि भाई स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिन भी वर्णों को आप स्वर की सहायता से बोलते हो, स्वर की हेल्प से बोलते हो, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। यह पहली बात होगी। दूसरी बात, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिलता है। जैसा अभी बताया मैंने, चाहे क, ख, ग, घ, च, ट, त, प, जो भी बोल लो भाई, सबके अंत में आपको अ स्वर मिलता है ना। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, ये कंफर्म है, ये भी ध्यान में रखना। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या मिला होता है? उत्तर में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अ, ब, स, द, आप बोलेंगे अ। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो याद रखिए, आपको ऐसा सवाल आ सकता है। व्यंजन के प्रकार 5 होते हैं, टोटल 5 टाइप्स के व्यंजन होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, भाई क्या होंगे हमारे व्यंजन के? 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार, 5 टाइप्स ऑफ व्यंजन, ये ध्यान में रखिए। 5 प्रकार होते हैं व्यंजन के। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन है, वैसे अंग्रेजी में आप देखना वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है ना। 5 वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। वैसे हमारे लिए इधर भी है, हिंदी में भी वो जो 11 स्वर होते हैं और 52 जो हमारे होते हैं व्यंजन होते हैं, जो 52 लिखने वाले और 44 उच्चारण वाले है ना। इसके पहले पढ़ा था और आज भी डिस्कस करेंगे व्यंजन के बारे में और डिटेल में जानेंगे। आज तो व्यंजन की ही क्लास है, सेकंड वीडियो लेक्चर हमारा ये। पहला वाला नहीं देखा है स्वर के बारे में तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, या आई बटन पे वीडियो शो होती है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलो तो बात करते हैं। और ये जो हमारा व्यंजन 5 प्रकार का होता है, उसको भाई ध्यान में रखिए कि हमारा जो व्यंजन होता है कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए सभी लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि भाई कैसे कैसे 5 प्रकार जो होते हैं व्यंजन के, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखना व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं, स्वर के नहीं। स्वर तो भाई 11 हैं, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में स्वर हमारे 11 होते हैं, उनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम बात करेंगे अब व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो व्यंजन की बात हो जाएगी। चलो आ जाओ, व्यंजन शुरू किया जाए। एक बार थोड़ा सा कलर चेंज,
फिर से ध्यान रखिएगा, कुछ बातों को दिमाग में बिठा लीजिए, फिट कर लीजिए। पहली बात क्या फिट कर लीजिए कि जिस भी वर्ण को स्वर की सहायता से बोलते हैं उसको व्यंजन बोलते हैं। तो ये होगा भाई व्यंजन की परिभाषा, ठीक है, ये व्यंजन की परिभाषा मैंने दे दी, ठीक है भाई। इसके पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, जिन्होंने कोर्स परचेस किया है उनको पीडीएफ नोट्स है ग्रुप में भेज दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्वर की सहायता से बोलने वाले लोग को क्या बोलते हैं भाई, व्यंजन बोलते हैं। जिन वर्ण को स्वर से बोलोगे वो व्यंजन कहलाया, पहला परिभाषा हो गया। दूसरा, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिलता है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिलता ही मिलता है, ये दूसरी बात ध्यान में रखना। तीसरी बात जो है व्यंजन का प्रकार, व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स, याद रखेंगे कितने प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं व्यंजन के। तो व्यंजन के 5 प्रकार हो गए। तो अब उन प्रकारों को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, स्पर्श व्यंजन इसका पहला प्रकार है। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब नाम में इसका स्पर्श आ रहा है तो थोड़ा देखो, डिफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार से होगी। वे वर्ण, ऐसे वर्ण जो जिह्वा के स्पर्श मात्र करने से ध्वनि का उच्चारण होता है, यानी जीभ के सिर्फ छू लेने भर से ही अगर किसी चीज का उच्चारण होगा जीभ से तो वो हमारे लिए क्या होगा, स्पर्श व्यंजन। देखो अब एग्जाम्पल देंगे तो सब समझेगा। पहले देखो, स्पर्श नाम है, अब नाम से ही उसकी परिभाषा मिल रही है। अगर आपको स्पर्श व्यंजन बोला तो समझ जाना कि भाई स्पर्श किस चीज का, सर जिह्वा का स्पर्श, जिह्वा मतलब जीभ, हमारे जीभ के स्पर्श से जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं। वैसे मान लो कोई व्यंजन है, उस व्यंजन को बोलने में आपको जीभ को छूना पड़ रहा है, जीभ का स्पर्श। अब आपको नहीं छूना है यार, कहीं ऐसे बोलोगे क ख, अरे ऐसे नहीं बोलना है, हमारी जीभ के स्पर्श से, हमारी जीभ को छुए बिना उस शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता। हम नहीं छुएंगे, हमारी जीभ हमारे तालू को, हमारे मुंह के ऊपर जो पार्ट है उसको छुएगी तो ही वो शब्द निकलेंगे, ठीक है। ये 5 वर्ग में बटे हैं जिनका स्वरूप उच्चारण एवं ध्वनि के इस प्रकार है, ठीक है। इनको 5 वर्ग में बांटा गया। कचट तप याद तो होगा ही आपको, पिछले क्लास में पढ़ा था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। तो ये स्पर्श व्यंजन। तो चलो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब इनका उच्चारण, ध्वनि, वर्ग और वर्ण, चलो आ जाओ देख लो सभी लोग। भाई क्रमांक यहाँ पर दिया 5, मैंने जो कैटेगरी बताई हुई है वो बताया हुआ यहाँ पर देखो। स्पर्श व्यंजन के, ध्यान रखने की बात, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को, है ना, प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। अब यहां पर आप देखोगे जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इनको आप जो देख रहे हो, हर वर्ग के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो ये अनुनासिक है हमारे लिए, क्या है ये, अनुनासिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा पहला है क वर्ग। भाई क वर्ग को बोलने के लिए कंठ की आवश्यकता पड़ती है, मतलब वैसे बोलने के लिए तो हर इसमें कंठ की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कहा जाए तो बिना कंठ की सहायता के आप इन वर्णों को बोल नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं कहूं क वर्ग, तो क में बोलो क, ख, ग, घ, यानी जीभ का इस्तेमाल कम हो रहा है, मुंह का इस्तेमाल कम हो रहा है, सादा ज्यादा इस्तेमाल इसका हो रहा है। तो जिन कह सकते व्यंजन के उच्चारण में आपको अपने कंठ का इस्तेमाल करना पड़ता है, जीभ का कम, कंठ का। जैसे जीभ नहीं भी लाऊं, क, ख, ग, घ, जीभ को आप करके देखो, जीभ को आप रोको, जीभ को आप रोक लो, नीचे सेटल कर लो, अब बोलो क, ख, ग, घ, अंग। हाँ अब बोला मैंने, तो मैंने कहीं भी जीभ को लाया नहीं, फिर भी मैंने साफ साफ बोल दिया। तो ये ऐसे वर्ग कहलाते हैं। जिन भाई व्यंजन को आप कंठ की सहायता से बोलते हैं ना, उनकी ध्वनि कंठ से निकलती है, उसे हम उन वर्गों को हम क वर्ग बोलते हैं। क्या देखिएगा, कंठ से क से कंठ, क से क वर्ग। अब आते हैं भाई, चलो देखो, अब हमारा च वर्ग है, दूसरा क्या है, च वर्ग। तो ये तालू से निकलता है। तालू मतलब भाई हमारी जीभ के ऊपर, हमारे मुंह का जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं तालु, बोलते हैं तालव्य, ठीक है। इससे जो ध्वनि निकलती है तालव्य। जैसे कि अब अपनी जीभ को ऊपर टच करना पड़ेगा, बिना ऊपर टच किए आप च बोल के दिखाइए, जीभ को पकड़ लीजिए, बोल ही नहीं सकते, जीभ को ऊपर लेके च, छ, ज, यानी जीभ का भाग में यहां टच हो रहा है, बिना इसको टच किए आप ये वर्ग बोल ही नहीं सकते। तालु को, तालु, इसको तालु बोलते हैं, तालु को टच किए बिना बोल ही नहीं सकते, छुए बिना। तो ऐसे वर्ण, ऐसे भाई वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनको आप तालु की सहायता से बोलते हैं, देखो ना, तालु की सहायता से बोलते हैं, उसको हम च वर्ग बोलते हैं। च वर्ग को तालु से, क को भाई हम कंठ से, च को तालु से, याद रखना, ठीक है। क वर्ग को कंठ से, च वर्ग को तालु से, ठीक है। च, छ, ज, झ, यानी हर बार जब भी इसको बोल रहे हैं ना, चारों को, पांचों को, तो ये हमारी जीभ को ऊपर लेकर जाना पड़ रहा है, च, छ, ज, झ, अंग, ठीक है। अब आते हैं तीसरा जो हमारा है मूर्धा। तीसरा जो है मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है, चलो बोलकर थोड़ा देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ट, ठ,
ड, यानी जीभ को ऊपर भी जाना पड़ रहा, नीचे भी जाना पड़ रहा, ठीक है। बिना नीचे ना बोल के दिखाओ, ट्रा ठा, जीभ ऊपर रखो, नीचे जब जीभ नहीं आएगी तो शब्द निकलेगा नहीं, यानी इस जीभ को ऊपर से नीचे भी लाना है, ऊपर भी टच करना है, नीचे भी टच करना है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई कौन सा, मूर्धन्य, ठीक है। अब ये कंठ से निकलता है, ये तालू से निकलता है, और ये हमारे तालू के दोनों ऊपर नीचे से, ऊपर भी जीभ को टच करना है, नीचे भी टच करना है, तो ये बनेगा, ठीक है। अब आता है दंत। दंत नाम से समझ में आ रहा होगा, बिना दांत के इस्तेमाल के बोल नहीं सकते, जैसे कि बिना दांत मुंह खोल लो, तो बोल के दिखाओ, तो जब तक दांत ऐसे बंद नहीं करोगे तो आएगा नहीं। तो थ, द, ध, न, यानी हर बार बोलने पर दांत ऐसे बंद करने पड़ रहे हैं, तो ये दांत से भाई इसका उच्चारण हो रहा है ना, कैसे हो रहा है, दांत से, तो ये भाई हमारा दांत वाला है, दंत से, ठीक है। अब जिनका बिना होठ के नहीं हो सकता, ऐसे प, फ, ब, भ, है ना, म, यानी हर एक का उच्चारण करने के लिए हमें अपने होठों का इस्तेमाल करना पड़ा, होठ बंद करने पड़ रहे हैं। प, मुंह खोल के प बोलो, निकल ही नहीं रहा भाई, वो ह निकल रहा है, प, फ, ब, भ, मोड़ ही नहीं सकते मुंह खोल के, मुंह बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन जिनको भाई होठ को बंद करके बोलते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गए भाई, प वर्ग के हो गए। तो ये सबका अपना स्पेशल यहां पर है, ठीक है। जैसे इसको हम कैसे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं ना, ये हमारा कंठ से हो गया, ठीक है। च वर्ग जो हमारे तालू से बोलते हैं, तालू, तालू हमारे ऊपर रहती है, और ट वर्ग जो है हमारा तालू भी और नीचे भी, ध्यान रखना है ना, ऊपर नीचे दोनों से, ठीक है ना, नीचे तालू, नीचे वाली तालू से बोलते हैं, नीचे जीभ को नीचे लाते हैं। और ट वर्ग जिसमें दांत होता है, दांत बंद करना पड़ता है भाई, बिना दांत बंद के नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये जो हमारा प वर्ग है, इसको भाई होठ बंद किए बिना नहीं बोल सकते, बिना होठ किए बंद नहीं कर सकते। तो इन वर्णों को बोलने में, इन व्यंजनों को उच्चारण करने में आपको हमेशा अपनी जीभ का इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी जीभ का, अपने दांत का, अपने होठ का इस्तेमाल करोगे तो ही इन चीजों को आप बोल पाओगे, ठीक है। तो यहां पर तो वो क्लियर हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि जितने भी वर्ग हैं, इन हर वर्ग के लास्ट वाले शब्द को अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसके अंग को, फिर ये को, र को, न को, म को, ये सब क्या कहलाता है, हमारा अनुनासिक, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं ना। उसके बाद भाई इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, यानी आपने दुनिया में इतने भी शब्द देखे होंगे, लेकिन कोई भी इनसे देखा क्या, कोई भी आपने इनसे नहीं देखा होगा। सर 9 से तो शुरू होता है, भाई 9 से होता है, आधे 9 से कभी शुरू नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इनसे कोई भी जो शब्द है प्रारंभ नहीं होता। अनुस्वार और विसर्ग, इसको देखना, अनुस्वार और विसर्ग, न तो स्वर होते हैं, न ही व्यंजन। यानी जो अनुस्वार, अनुस्वार कुछ ऐसा रहता है, बिंदी, ऐसी बिंदी होती है ना अनुस्वार के ऊपर, और ये विसर्ग की बिंदी ऐसी रहती है, ये विसर्ग की बिंदी रहती है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते, या स्वर में आते ना व्यंजन में आते, ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, ठीक है। जैसे बोला मैंने अतः, अतः देखो ये कोई ना स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन त के अंत में लगा है अतः, है ना। इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अयोगवाह। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा अनुनासिक है, ये क्या है, अनुनासिक है, ध्यान रखना, ये हमारा जो अनुनासिक है। और जो फिर हमारा अनुस्वार बचता है, ये जो अनुस्वार बच जाता है, ठीक है, ये 2 बिंदु और ये चंद्र बिंदु वाला जो है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए भाई हम इसको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह, ध्यान में रखना इसको। अभी तो कुछ ज्यादा ही हो गया यहाँ पर, गोला गोला जलेबी बन गई पूरी, तो इसको क्या बोलेंगे, अयोगवाह, ठीक है, ध्यान रखना। अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ये जो है और ये जो है, इसको भाई बोला जाता है अयोगवाह, ध्यान में रखना। और ये जो है पूरा, ये क्या है, अनुनासिक है। क्लियर है, समझ में आया भाई आपको, क्लियर है तो कमेंट में यस सर बोल के छाप दीजिए एक बार, ठीक है। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे, यानी इसका कोई मतलब ना भी हो तो भी वो साथ में चलता है, तो भी वो क्लियर पूरी तरह से साथ देता है। तो ये अयोगवाह का मतलब हो गया, ठीक। तो ये हो गया व्यंजन के बारे में। चलो आगे बढ़े, अगला देखो, पहला तो स्पर्श व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन का टेबल देख लिया, क च ट त प, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन के ऊपर। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ठीक है, बात करते हैं चलिए अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन क्या, इनका उच्चारण जीभ, तालू, दांत और होठ के परस्पर सटने से होता है, किंतु पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, ठीक है। हमने स्पर्श व्यंजन में दांत की बात की, दांत को पूरा छुआना है, हमने होठ की बात की, होठ को पूरा छुआना है ना, और कंठ की बात की, पूरा कंठ का इस्तेमाल करना है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में स्पर्श होता है, जीभ, दांत ये भी छुआते हैं, बिल्कुल पहला स्पर्श व्यंजन की था, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, बस पूरा टच नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इनका उच्चारण जीभ, तालू, दांत और ओठ के परस्पर सटने से, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं होगा, थोड़ा सा टच होगा, पूरा एकदम चिपक नहीं जाएगा, जैसे स्पर्श में हो रहा था, पूरा नहीं चिपकेगा, इसमें पूरा स्पर्श नहीं होगा, ठीक है।
इनकी संख्या 4 ही होती है, य र ल व। य, इसको थोड़ा सा टच करना है, य र ल व, है ना, थोड़ा थोड़ा टच करना है। जितने भी बॉडी पार्ट हमारे बोलने के लिए काम आते हैं, यानी कि होठ, जीभ, तालु, मुंह, कंठ, इनको छुआना है, स्पर्श कराना है, बिल्कुल स्पर्श व्यंजन की तरह। लेकिन स्पर्श व्यंजन में पूरा टच कराना था, पूरा छुआना था, और इसमें थोड़ा थोड़ा टच कराना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, य र ल व, ठीक। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य र ल व को क्या कहा जाता है भाई? हमारे लिए अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन जो हमारे क, च, ट, त, प थे, वो स्पर्श व्यंजन है। य र ल व हमारे लिए क्या है भाई? अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलने में, इनके उच्चारण में हमें अपना तालु, जिह्वा, होठ, कंठ, इसको स्पर्श कराना है, छूना है, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं कराना है, पूरा नहीं छूना है, थोड़ा थोड़ा स्पर्श कराना है, थोड़ा थोड़ा छूना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरी तरह से नहीं। उसके बाद इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का एक और नाम है क्या? अर्धस्वर, ध्यान रखना, अर्धस्वर भी बोलते हैं इसको, अर्धस्वर बोलते हैं इसको, ठीक है। अर्धस्वर, अर्धस्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको पूरा टच नहीं कर रहे ना, हम इसको अपने जीभ को, अपने तालु को, अपने कंठ को, अपने होठों को पूरा टच नहीं करे। यह बोला तो देखो हल्का सा ऊपर लेकर गए, लेकिन पूरा टच नहीं किया। य र ल व, थोड़ा सा छू रहे लेकिन वापस आ जा रहे, आला आला छू रहे, यानी इसको हम अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, इसे अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। चलो आगे आते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला क्या है? ऊष्म। भाई ऊष्म नाम ही है तो देख लो, इससे कुछ जुड़ा होगा। जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब जिसमें हवा बाहर निकालनी होती है, यानी फ्रिक्शन होता है, यानी छूते हुए, टकराते हुए, जैसे मैं कहूंगा श, श, स, ह, यानी हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है, उस आवाज के साथ हवा भी निकल रही है, वो हमारे अंदर मुंह पे, दांत पे, हमारे तालु पे, हमारे जीभ पे घर्षण करते हुए, घिसते हुए, उष्मा, गर्मी करते हुए निकल रही है ना। तो जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करते बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऊष्म व्यंजन। जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती हो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके में जो इसको बोलने में, उच्चारण करने में जो हवा है, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं। घर्षण करते हुए मतलब कैसा? श, स, श, ह, घर्षण करते, घिसते हुए निकल रही है ना, उष्मा। घिसते से गर्मी प्रोड्यूस होती है, उष्मा, घिसना, है ना, तो घिसते हुए प्रोड्यूस हो रहा भाई, घसना, घिसना, ठीक है। तो वायु अगर घिसते हुए निकलेगी हमारे मुंह से उच्चारण करने में किसी शब्द पे, तो उसको हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। और वो 4 ही होते हैं, बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा और ह, ध्यान रखेंगे। बड़ा सा, वैसे स तो 3 होते, तीनों स, षटकोण, शलगम का स, और सड़क वाला स, और फिर हल वाला ह, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये तीनों आ जाते हैं इसमें, सॉरी चारों, ठीक है, 3 स और 1 ह। अब आते हैं अगला देखो यहाँ पर, अगला है भाई संयुक्त व्यंजन, चौथा। टोटल हमें 5 पढ़ने हैं, उसमें से हम बात कर रहे हैं इस वक्त संयुक्त व्यंजन की। 3 तो हो गए उसमें व्यंजन। पहले हमने पढ़ा कौन सा व्यंजन? पहले कौन सा पढ़ा हमने भाई? थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए। पहले पढ़ा था हमने, सबसे पहला जो हमारा था स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या था हमारा? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन के बाद क्या था हमारा? स्पर्श व्यंजन के बाद हमने पढ़ा, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन दूसरा, फिर तीसरा पढ़ा ऊष्म व्यंजन। अब चौथा पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मिलके बना हुआ है ना, संयुक्त नाम नहीं है, संयुक्त व्यंजन। तो चलो संयुक्त व्यंजन की बात कर ली जाए। थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में डिटेल में। देखो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब वो वर्ण, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जो 2 व्यंजन के मेल से बने हैं, नाम में ये संयुक्त, पहले ही बोला मिलाकर, संयुक्त होना, एक साथ जुड़कर, तो 2 वर्णों के या 2 व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमारा छत्री वाला छ, ये छत्री वाला छ जो बनता है ना, आधा क और षटकोण का स मिला के बनता है। हमारा जो ज ज्ञानी का होता है ये आधा ज और अंगों को मिलाकर बनता है। हमारा जो त्रिशूल वाला त्र होता है वो आधा त और र को मिलाकर बनता है। हमारा ग्रास वाला जो ग्रास होता है या श्रावण वाला श जो होता है वो आधा स बड़ा वाला स मिला के और र मिलाकर बनता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये सब क्या कह रहे हैं? ये संयुक्त व्यंजन है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त, मिलकर, देखो इन 2 से मिलकर ये बना, इन 2 से मिलकर ये बना, इन 2 से मिलकर ये बना, और इन 2 के मिलके ये बना। तो इसको ध्यान में रखिए भाई साहब कि जब 2 व्यंजन की सहायता से 2 व्यंजन को मिलाकर एक व्यंजन बनाएंगे तब उसको हम संयुक्त बोलेंगे, एक साथ संयुक्त, ठीक है।
उसके बाद पांचवा जो टाइप है वो देख लो भाई, पांचवा टाइप है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। इसमें दो ही आते हैं, र और ड, दो ही व्यंजन है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख ही पा रहे हो, र और ड, ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? दो। ये ड डमरू का ड, ड भी नहीं है ऐसे, तो ड है, ड और ढक्कन वाला ढ, डफली वाला ढ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ढक्कन का, ठीक। बचपन ऐसा पढ़े थे। तो 5 प्रकार हो गए हमारे व्यंजन के। अब बात करते हैं व्यंजन के भेद की। व्यंजन के भेद भी होते हैं भाई साहब, व्यंजन का टाइप्स यानी इसके भेद होते हैं। तो व्यंजन के 2 भेद दिए यहां पर, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहला भेद जो है व्यंजन का वो क्या है? अल्प प्राण। दूसरा भेद जो है वो क्या है भाई? महाप्राण। तो व्यंजन के कुल मिलाकर 2 भेद होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्यंजन। भाई व्यंजन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है? नंबर 1 टाइप क्या है? अल्प प्राण व्यंजन। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। तो ये अल्प प्राण महाप्राण क्या है, चलो डिटेल में इसको भी डिस्कस कर लिया जाए, है ना, इसको भी जान लेते हैं भाई। चलो तो देखो इधर, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण व्यंजन की। तो अल्प प्राण व्यंजन होता क्या है? तो अल्प प्राण व्यंजन की अगर बात की जाए तो भाई इनके उच्चारण में कम श्रवण करना पड़ता है। नाम यह अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा, यानी कम मेहनत, कम प्राण जाएगा, यानी ज्यादा जान नहीं जाएगी, कम जान जाएगा, मतलब कम मेहनत करना पड़ेगा। तो इनके उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ण का प्रथम, प्रत्येक वर्ण का प्रथम, जैसे प्रत्येक वर्ण का प्रथम देखो, यानी कचरता में से क, च में से भाई च, देखो यहां पर क, च, त, प, ठीक है, कचर तक। तो ये हो गया प्रत्येक वर्ण का प्रथम। उसके बाद उसका तीसरा क ख ग, ठीक है, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, ये च छ ज, फिर ट ठ ड, फिर त थ द, यानी हर वर्ण का, वो जो हमने क च ट त प वर्ण देखा था ना, हमने देखा था ना यहाँ पर भाई, क के लाइन में क ख ग, फिर च में देखा था, फिर ट में देखा था। तो इसमें का थर्ड नंबर का, फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का, फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का, फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का, इसको क्या बोलते हैं? इसे अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और पांचवा, और साथ ही साथ फिफ्थ भी, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। अगर आपको याद करना है, याद आता नहीं है तो रटने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से याद होगा। क में क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। तो जैसे इसमें क वाले में अगर लिखना हो हमको, तो हम कैसे लिखेंगे? क ख ग घ अंग, ठीक है। और ये हो गया क ख ग घ अंग। तो आप ये इसमें आप देख पाए 4 हैं, ठीक है। यहां पर तक हमारे 5 हो गए। च वर्ग का नहीं बात करते हैं, एग्जांपल में एक ही पढ़ते हैं, क वर्ग का। तो क वर्ग में इसमें क्या पड़ा? प्रत्येक वर्ण का प्रथम, प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तो प्रथम में क आ गया। प्रत्येक वर्ण का तृतीय, मतलब भाई तीसरा जोड़ लो, ग आ गया, और पांचवा भी जोड़ लो, ठीक है। तो ये देख लो, क ग अंग। तो देखो यहां पर क है, यहां पर देखो ग तीसरा वाला है, और देखो अंग, ये भी है, अंग भी है। यानी प्रत्येक वर्ग में से, क में से एक 1 3 5, फिर च में से भी 1 3 5, और ट में से भी 1 3 5। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? 1 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, सबको जोड़ लेना, ठीक है। तो इससे जो बनता है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। इसमें अंतस्थ वर्ण भी जुड़े होते हैं, इसमें जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, य र ल व अंतस्थ, ठीक है, उसको भी जोड़ लेते हैं। इसमें अंतस्थ 4 ही होते हैं, इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, य र ल व, थोड़ा थोड़ा छूना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्प प्राण के। अल्प प्राण को कैसे लिखते हैं समझ में आ गया वो क्लियरली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है महाप्राण। अभी महाप्राण क्या होता है भाई? महाप्राण की बात क्या है, इसमें महाप्राण को कैसे बताया गया है? तो इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि रहती है, हकार जैसी ध्वनि। हकार जैसी मतलब क्या? प्रत्येक वर्ण का द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म, देखिए ना, द्वितीय चतुर्थ। अब इसका दूसरा देखो, दूसरा क्या है? ख, फिर उसके बाद क्या है? चतुर्थ क्या है? घ, ख, घ। इसमें थोड़ा सा हकार, हकार मतलब भाई हम हवा बाहर फेंक रहे हैं, थोड़ा सा डकार जैसे लेते हैं ना, कुछ उस प्रकार के सेंस में। तो यह देखिए, इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि रहती है। वर्ण का द्वितीय, चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण, ठीक है। ऊष्म मतलब जो है जिसमें घर्षण होता है, हवा निकलने पर जोर से हवा फेंकते हैं, तो ऐसे वर्ण को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ख, घ, झ, ट, र, ध, ध, प, भ, म, स, है ना, ये सब जो दिख रहा है आपको क्या है? उस वर्ड भी जोड़ लो इसमें, ये सब हमारा महाप्राण है। अल्प प्राण में भाई पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें महाप्राण में भाई दूसरा और चौथा, जो उसमें छूट गया था इसमें जोड़ लेना, ठीक है। उसमें पहला, तीसरा, पांचवा आ गया, तो दूसरा और चौथा बच गया, तो यहाँ दूसरा चौथा जोड़ लिया। वहां अंतस्थों को जोड़ा था, यहाँ पे ऊष्म वर्ण को जोड़ लिया, है ना। तो इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े।
चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। तो आगे कुछ विशेष आपको ध्यान में रखना है, आगत और गृहीत ध्वनियां, कि भाई आगत ध्वनि कौन सी होती है, गृहीत ध्वनि कौन सी होती है ना, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। आगत ध्वनि और गृहीत ध्वनि मतलब भाई आगत या गृहीत, देखो आगत मतलब भाई आई हुई, ठीक है, गृहीत मतलब भाई घर में आई हुई, घर से आई हुई, घर में आई हुई, ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहां पर आ जो दिख रहा है आपको, ये कौन सी है, ये ध्वनि है, ये ध्वनि है, कौन सी, आगत ध्वनि है। आ, क, ख, ग, ज, ये कहीं और से आई हुई है, किसी और भाषा से भी इनको लिया जाता है या किसी और भाषा से भी इनका लेना देना होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसे आगत बोलते हैं, ग्रहित बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर भाई इसके बाद हम बात करें तो ये इसमें वर्णमाला, इसके बाद हम स्वर व्यंजन संक्षिप्त पुनरावलोकन, यानी हम अगर हम स्वर की बात करें तो ऐसा इसको डिटेल में और अच्छे से एक बात समझ सकते हैं कि स्वर जो होते हैं भाई, उसे हम स्वर किसे कहते हैं, जिन्हें वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वर किसको बोलते हैं, जिसको बोलने के लिए, जिसका उच्चारण करने के लिए कोई रुकावट नहीं होती और किसी और चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती बोलने के लिए, तो अपने आप उसको हम स्वर बोलते हैं। अब ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, छोटा और बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ये हम पहली क्लास में डिस्कस किए थे। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो ये स्वरों के टाइप भी हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये स्वरों के टाइप भी हैं, ये भी डिस्कस किए जाएंगे पूरी डिटेल में आगे की क्लासेस में। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो इसके बाद के जो आपको दिख रहे हैं, ये सब, ये सारे जो स्वर हमको दिख रहे हैं, स्वर के जो नंबर होते हैं, ये जो टाइप होते हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा और एक बार बता दूं कितने वर्ण होते कितने नहीं होते, इसको आप एक बार फिर से डिस्कस नोट कर लीजिएगा पीडीएफ में, तो मैं पूरा भेज दूंगा तो आप इसको पूरा नोट कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। वर्णमाला को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वर्ण को, स्वर को और व्यंजन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया स्वर के बारे में। स्वर भाई उसे कहते हैं जिसे बिना दूसरे की सहायता के रुकावट के बोलते हैं। फिर आता है ह्रस्व स्वर, ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। भाई ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखोगे तो ह्रस्व स्वर अ ई उ री है, मूल स्वर में अ ई उ री है। फिर दीर्घ में भी बड़ा वाला जितना भी होता है आ ई उ, बड़ा ऊ, है ना। इसमें आगत आ वाला जो बताया था, देशज, आगत, ग्रहित, ध्यान में रखेंगे ना। फिर उसके बाद अग्र स्वर, उसके बाद मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये जितने भी टाइप के स्वर हैं यहां पर क्लियरली यहां पर मेंशन है। तो अलग अलग टाइप के जो स्वर हैं यहां पर क्लियरली मेंशन है। फिर उसके बाद आप देखेंगे भाई व्यंजनों की संख्या 41 होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 होती है, आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे क वर्ग की ध्वनि, ये देखो च वर्ग की ध्वनि, ट वर्ग की ध्वनि, त वर्ग की ध्वनि, प वर्ग की ध्वनि, और ये अंतस्थ व्यंजन 4, ये अंतस्थ कहलाते हैं ना। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी इसको बताया गया है, पहले भी, बस इसका रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है। नोट्स में आपको एक जगह कहीं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको मैंने खुद यहां पर लिख दिया है, तो आपके लिए डिटेल में हो गया। फिर अर्धस्वर य और व, इसको अर्धस्वर कहा जाता है, आधा स्वर बोलते हैं इसको। फिर आता है लुंठित व्यंजन, र को लुंठित व्यंजन बोला जाता है। फिर आता है पार्श्विक व्यंजन, इसको ल कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन को ल कहते हैं। फिर उष्म संघर्षी व्यंजन, श, नाम में याद रखो, ठीक है भाई, ये नाम रहेगा, ठीक है। तो भाई ये अर्धस्वर, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक स्वर, उष्म व संघर्षी व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन, दो उच्छिपित व्यंजन है, पांचवा जो टाइप था हमारा स्वर का, देखा था हमने, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। अब अघोष वर्ण भी देख लेते हैं, घोष वर्ण भी देख लेते हैं, ठीक है। अघोष और घोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अघोष वर्ण। और प्लस उसमें छोटा सा, बड़ा षटकोण वाला सा और बड़ा सा भी जोड़ लो, बड़ा सा, षटकोण वाला सा और छोटा सा, इन तीनों को प्लस प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, यानी क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ और त में त थ, और इसी तरह से प फ, है ना, प वर्ग में। तो पहला दूसरा जो हर इसका पहला दूसरा पहला दूसरा लेते चलो, तो ये घोष वर्ण हो गए। अब प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम को जोड़ लिया जाए और साथ में य लव को जोड़ लिया जाए तो भी घोष वर्ण होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा भी है ना, ये टाइप भी है उसी का। फिर अल्प प्राण व्यंजन, भाई प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण क्या हो जाता है? अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन है, दो हमने टाइप भी पढ़े है ना, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। बात करें नासिक व्यंजन, तो ये हमारे नासिक व्यंजन है, ठीक है, अनुनासिक वाले जिन्हें हम नासिक कहते हैं। फिर कंठ व्यंजन, जो कंठ से निकलते हैं, क, ख, ग, घ, तालु से नहीं, कंठ से बोलते हैं। वो टेबल याद करोगे सब दिखेगा,
तालु से बोलने वाले व्यंजन तालव्य व्यंजन, फिर मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, है ना, होठों से बोलने वाले और हमारे दांतों को छू के बोलने वाले, मुंह को गोल करके बोलने वाले, ऐसे सारे व्यंजन का टाइप जब आप वो टेबल देखोगे जो मैंने टेबल बताया था तो पूरा आपको ध्यान में आ जाएगा। क्लियर है? पूरा टेबल देख के। ओष्ठ व्यंजन जिनको ओठों को गोल करके बोलते हैं, प, बिना ओठ को ऐसे छुए बिना, प, मुंह खोल के बोल के दिखाओ, प निकलेगा नहीं, मुंह बंद करना ही पड़ेगा, होठ बंद करने ही पड़ेंगे, प फ ब भ म। दंतोष्ठ व्यंजन दांत से, व, फिर स्वर यंत्रीय व्यंजन है ना, ये सारे टाइप्स है। अब पूछ देगा आपको स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन सा है इनमें से, तो 4 ऑप्शन देगा, आप हाँ को ध्यान में रखना। दंत वाला व्यंजन कौन सा, दंतस्थ व्यंजन वह है, इसको ध्यान में रखना। ओष्ठ व्यंजन भाई वही है, प फ ब भ म, प फ ब भ म, जिनको बोलने में होठ टच होते हैं तो ओष्ठ, होठ मतलब ओठ, है ना, ओठ टच हो रहे तो प फ ब भ म। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हो गई भाई हमारी व्यंजन की क्लास। इसमें हमने व्यंजन के बारे में पूरा सीख लिया। पहला जो वीडियो लेक्चर था स्वर के बारे में था, ये जो दूसरा वीडियो लेक्चर है व्यंजन के बारे में। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी इकाई को लेकर आएंगे। ये हमारी पहली इकाई खत्म होती है जो स्वर और व्यंजन के ऊपर थी हिंदी की। अब दूसरी इकाई भी चलाएंगे, उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास जो होगी वो हमारी दूसरी इकाई की होगी। ठीक है? तो अगर आपको समझ में आया है तो डिटेल में आप अलग से फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ छोटा भी होगा तो फिर से रिवाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और इसके नोट्स ग्रुप में भेज दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है उन तक नोट पहुंचा दिए जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले की क्लासेस, बाल विकास की क्लासेस, गणित की क्लासेस ये सब नहीं देखी है तो आप क्या कर सकते हैं, उन सबको देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है ना? वो देख सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी है, पूरा आप जाकर देखें, चैनल पर भी जाएंगे तो मिल जाएगा। और ऐसे ही और सब्जेक्ट के सभी विषयों को पढ़ाई करना चाहते हैं, सीटेट एमपीटीटी, तो वो सब आपको मिल जाएगा। कोर्स परचेस करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, आपको कोर्स की जानकारी मिलेगी। ठीक है? इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल में जवाब नहीं दे पाऊंगा तो आपको कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहां से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।